हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बढ़िया हूं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में एसेट तक के टॉपिक को बहुत ही अच्छे से विथ डिटेल्ड कवर कर लिया था। आज हम लोग कवर करने वाले हैं लाइबिलिटीज के टॉपिक को। देखिए, जिस तरह से एसेट एक बड़ा टॉपिक है, लाइबिलिटी भी उसी तरीके से एक बड़ा टॉपिक है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन वाला टॉपिक है। इसमें भी हमें अच्छा खासा टाइम लगेगा इसको कवर करने में। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग लाइबिलिटीज को स्टार्ट करते हैं। विथ रिटन एंड प्रैक्टिस के साथ हम लोग लाइबिलिटीज को स्टार्ट करने का करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टॉपिक लिख लेंगे, ठीक है। लाइबिलिटीज आप भी साथ साथ लिखते चलें तो बढ़िया रहेगा। लाइबिलिटी, देखिए लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब होता है, अगर जनरल टर्म में देखें, जनरल टर्म में जानने का कोशिश करें तो लाइबिलिटी मतलब हो गया कर्ज। आपने कोई सर्विस ले लिया, कुछ गुड्स अगर ले लिया, उसका पैसा अभी तक आपने नहीं पे किया, ठीक है। तो वो जैसे आप दुकानदार के पास गए, 5 रुपया का चॉकलेट खरीदे, तो 5 रुपया का चॉकलेट खरीदे और पैसा उसको भी आपने पे नहीं किया है। तो पैसा नहीं पे किया है तो वो क्या है, आपके ऊपर कर्ज है। आपने उसका सामान ले लिया, आपने सर्विसेज ले लिया, ठीक है, लेकिन अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो ये आपका क्या होता है, लाइबिलिटी। एक जो सामान्य तौर पे क्या होता है कि अगर आप गुड्स खरीद रहे हैं तो पैसा पे करना है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि सामान आप तो ले लेते हैं, लेकिन पैसा टाइम पे नहीं करते हैं या तुरंत पे नहीं करते हैं, बाद में पे करने का एक वादा भी होता है या बाद में पे करेंगे, ऐसा होता है। तो वो आपके ऊपर क्या होता है कि उस पैसा को पे करने के लिए वो एक तरह का आपके ऊपर कर्ज हो गया, तो उसी कर्ज को हम लोग जनरल टर्म में लाइबिलिटी कहते हैं। तो देखिए, कहता है कि लाइबिलिटी क्या होता है, तो आइए इसको समझते हैं। लाइबिलिटीज आर फाइनेंशियल फाइनेंशियल डेट्स और ऑब्लिगेशंस। लाइबिलिटी क्या होता है? फाइनेंशियल डेट या ऑब्लिगेशन होता है दैट ए पर्सन और बिजनेस ओज टू आउटसाइड पार्टीज। लाइबिलिटी क्या होता है? फाइनेंशियल डेट होता है या ऑब्लिगेशन के रूप में होता है। ऑब्लिगेशन यानी कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, ठीक है। वो डेट है, ठीक है, जो पर्सन क्या करता है या बिजनेस आउटसाइड पार्टी से लेता है, उधार लिया, ठीक है, वो हो गया लाइबिलिटी। अब देखिए, दो वर्ड यहाँ पे ओज टू आया। एक बार सबसे पहले जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1 में ही हम लोगों ने इस चीज को सीखा था कि ओड बाय हुम एंड ओड टू देम का क्या मतलब। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल एक बार फिर से लेके चलते हैं, ताकि इस चीज को अगर किसी को नहीं पता है तो वो जान लें कि ओड बाय हुम का मतलब क्या होता है और ओड टू हुम का मतलब क्या होता है। देखिए, ओड यहाँ ओड ओड सेम है, हुम हुम सेम है। आपको बस फर्क करना है कि बाई और टू में। अगर बाई है तो क्या होगा, टू है तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर बाई है, जैसे कि मान लीजिए कि पर्सन क्या कर रहा है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, गुड्स को बेच रहा है, सोल्ड सोल्ड बेच रहा है गुड्स को क्रेडिट पे, यानी कि उधार पे। तो क्रेडिट पे जब पैसे गुड्स को बेचता है तो उसको क्या है, उसके उसके लिए वो क्या हो गया, उसके उसके लिए वो कर्ज नहीं है, उसके लिए वो फायदा है, क्योंकि पैसा उसको आएगा कभी ना कभी। उस जो क्रेडिट पे उसने गुड्स को बेचा है उसका पैसा उसको मिलेगा। तो ये उसके लिए एक एसेट के रूप में हो जाता है। तो ये जो होता है ये डेटर कहलाता है। यानी कि ओड बाय उसने गुड्स को बेच दिया क्रेडिट पे, उसको पैसा आना है, तो ये उसके लिए क्या हो गया, डेटर हो गया। दूसरा होता है ओड टू हुम, यानी कि पर्सन परचेज परचेजेज गुड्स ऑन क्रेडिट। कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, गुड्स को परचेज कर रहा है क्रेडिट पे। तो परचेज कर रहा है तो मतलब उसने पैसा, मतलब सॉरी, परचेज कर लिया, सामान उसके पास आ गया। अब उसका ऑब्लिगेशन है कि उसको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो दैट इज क्रेडिटर। तो जहां भी अगर आपको दिखे कि ओड टू ये वर्ड दिखे टू का, तो इट मीन समझ लेना है कि ये आपके ऊपर क्या है, ये लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है। और ओड बाय हुम है तो ये एसेट है। मतलब ये मेरे लिए फायदा है, लेकिन ये मेरे ऊपर माथा पे कर्जा है। ओड टू हुम एंड ओड बाय हुम का मतलब आपको अच्छे से समझ लेना है। ओड बाय हुम है तो ये आपके लिए डेटर है मीन्स ये एसेट है, पैसा आपको आना है, ये आपके लिए एसेट है। लेकिन ओड टू हुम है तो ये आपके लिए लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है? क्योंकि इसमें पैसा आपको देना है, आपने सामान ले लिया है, अब पैसा आपको देना है। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ बिटवीन द ओड बाय हुम एंड ओड टू हुम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि लाइबिलिटी जो है फाइनेंशियल डेट है, ये आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है जो पर्सन को क्या करना होता है, आउटसाइड पार्टी को चुकाना होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग इस चीज को समझते हैं कि दे सेटल थ्रू ट्रांसफर ऑफ गुड्स, मनी और सर्विसेज। जो आपका
लाइबिलिटी है उसको आप सेटल कैसे करेंगे? तो लाइबिलिटी को आप सेटल करेंगे थ्रू गुड्स को ट्रांसफर करके, मनी को ट्रांसफर करके, सर्विसेज को ट्रांसफर, मतलब सीधा-सीधी आप समझिए कि आप मनी के रूप में, जैसे आपने सामान तो परचेज़ कर लिया, अब सामान परचेज़ कर लिया उधार पे तो उसको पैसा चुका के ही तो आपको सेटल करेंगे, ठीक है? या उसके बदले में आप उसको कुछ ऐसा कर दीजिए जो उसके वैल्यू के बराबर रहे। आप उसको कुछ और गुड्स दे दीजिए, आप उसको कोई ना कोई सर्विस दे दीजिए, जिससे कि आपका वो क्या होगा, सेटलमेंट हो जाएगा। अगर आप पैसा लिए हुए हैं उधार, तो उसको कोई सर्विस देके या कोई गुड्स देके भी आप सेटल कर सकते हैं। तो लायबिलिटीज़ को आप गुड्स के थ्रू, मनी के थ्रू या कोई सर्विस के थ्रू आप सेटल कर सकते हैं। इसके बाद कहता है कि एज़ पर अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से अगर हम चलें तो एसेट इज इक्वल टू होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या होता है? एक फंडामेंटल इक्वेशन होता है जो अकाउंटिंग में आपको दिया गया है, जिसमें कि आपको क्या करना होता है, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को प्रमाणित करना होता है, आपको कंक्लूड करना होता है कि जहां एसेट्स जो है वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो फंडामेंटल ही आपका चेंज हो जाएगा। मतलब आपका फंडामेंटल तो यही है। तो आपने कहीं ना कहीं क्या किया है, कुछ ना कुछ आपका ट्रांजेक्शन का मिसमैच है, कुछ ना कुछ गलतियां आपके अकाउंटिंग में है। ठीक है, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को आपको इसको क्या करना होता है, मैच करके चलना होता है। ये हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। ये आपका एक चैप्टर के रूप में है अकाउंटिंग इक्वेशन। फिलहाल अभी आपको ये समझ के चलना है, दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन, जिसमें आपको क्या करना होता है, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को फुलफिल करके चलना होता है कि डेट की एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। नाउ जब यहाँ पे हम लोग लाइबिलिटीज को देखें कि लाइबिलिटीज क्या होता है, तो लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। एसेट में से, यानी एसेट क्या हो गया, एसेट हमने पढ़ा है, जो भी एसेट्स होते हैं आपके, उसमें से जो ओनर का कैपिटल, ओनर प्रोप्राइटर का जो पैसा लगा होता है, उसको अगर हम लोग हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, लाइबिलिटी बचेगा। देखिए, जो लाइबिलिटी होता है वो क्या होता है, इसको जनरल टर्म में अगर हम कंक्लूड करें तो इट इज अ फाइनेंशियल ड्यूटी। इट इज ए फाइनेंशियल ड्यूटी होता है दैट यू मस्ट पे इन फ्यूचर। आपको फ्यूचर में उसको पे करना है। ठीक है, ये एक फाइनेंशियल ड्यूटी होता है। जैसे आप लोन लिए हुए हैं तो उसको आपको फ्यूचर में पे करना है। बिल्स है, खर्चा का है, तो वो आपको क्या करना है, फ्यूचर में आपको पे करना है। ये आपके ऊपर एक ड्यूटी है, ये एक फाइनेंशियल ड्यूटी के रूप में है, जिसको कि आपको फ्यूचर में मस्ट है कि पेड करना है। चलिए इसके आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। तो लाइबिलिटी को हम लोग समझ लिए। अब इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी को लेके चलते हैं। देखिए, लाइबिलिटी को दो बेस पे क्लासिफाई किया गया है। एक है सोर्स के बेस पे और एक है आपका, देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, एक है सोर्स के बेस पे और एक है पीरियड के बेस पे। देखिए, सोर्स के बेस पे इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और पीरियड के बेस पे करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी में आपको क्या किया गया है, लाइबिलिटी को क्लासिफाई किया गया है। तो आज हम लोग सबसे पहला क्लासिफिकेशन कौन सा देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखेंगे। सोर्स के बेसिस पे टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। नंबर वन, दैट इज इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है, कहता है इट रेफर्स टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, इट रेफर्स टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स द ओनर, टुवार्ड्स द ओनर के को क्या होता है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है ओनर के को, ओनर को, टुवार्ड्स द ओनर। मतलब जो भी ऑब्लिगेशन है वो आपको आउटसाइडर किसी को नहीं पे करना है, वो किसको पे करना है, वो कर्ज ओनर को देना है आपको। माने आप ओनर के ऊपर कर्ज नहीं है, ओनर को चुकाना है। ठीक है, इस चीज को समझ के चलना है। मीन्स क्या, मीन्स की अमाउंट विच ए बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब ओनर। प्रोप्राइटर को आपको क्या करना है, बिजनेस एंटिटी का ये लाइबिलिटी है कि वो प्रोप्राइटर को पे करेगा, मतलब ओनर को पे करेगा। ठीक है, जैसे आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कैपिटल, ये सब क्या है, ओनर को पे करना है। मतलब बिजनेस एंटिटी क्या करेगा, ओनर को पे करेगा। तो ये वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जो ओनर को बिजनेस एंटिटी पे करेगा। आप जनरल टर्म में ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज इंटरनल लाइबिलिटी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आ गया, कैपिटल आ गया। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे एक टर्म आया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, तो देखिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को आप, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं,
रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। इसको रिटेन्ड अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम भी बोला जाता है। मीन्स क्या हो गया कि टोटल जो नेट इनकम हुआ ऑफ ए कंपनी, कंपनी हाँ, जो अर्न कर रही है, अर्न ओवर टाइम, इसमें से क्या लेस कर देंगे, इसमें से हम लोग लेस कर देंगे क्या, जो भी अमाउंट पेड, इसको कर रहे हैं आउट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के रूप में जो पैसा पेड कर रहे हैं, डिविडेंड किसको दिया जाता है, तो शेयर होल्डर को दिया जाता है। शेयर होल्डर को जो भी डिविडेंड के रूप में पैसा पे किया जा रहा है, या फिर जो पैसा हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व, जो पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको टोटल जो नेट इनकम होता है ओवर टाइम, ओवर टाइम मतलब कि ओवर द होल लाइफ ऑफ द कंपनी, यानी कि ओवर टाइम मतलब 1 ईयर का समझ लेना है, ओवर टाइम मतलब होल लाइफ ऑफ द कंपनी। तो कंपनी में जो टोटल नेट इनकम आपका अर्न हुआ है, टोटल इनकम अर्न हुआ है, उसमें से जो भी डिविडेंड आप शेयर होल्डर को चुकाए हैं अब तक का, प्लस जो भी आप रिजर्व में ट्रांसफर किए हैं, उसको आप लेस कर देंगे, तो आपका निकल के क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब ये सवाल जाहिर सी बात है उठना चाहिए कि ठीक है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो ये होता है, तो डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। आइए इस छोटे से टॉपिक को भी हम लोग क्लियर करके चल रहे हैं। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस किसमें, प्रॉफिट में और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में, इन दोनों में अब क्या डिफरेंस है। देखिए प्रॉफिट जो होता है ये क्या होता है कि नेट इनकम ऑफ ए बिजनेस अर्न ड्यूरिंग सिंगल पीरियड या स्पेसिफिक पीरियड बोल सकते हैं, आफ्टर पेइंग ऑल एक्सपेंसेस। जैसे स्पेसिफिक पीरियड मतलब लाइक आपका हो सकता है 1 ईयर जो जनरली होता है, 1 मंथ का भी हो सकता है, ठीक है। और जो भी टोटल नेट इनकम हुआ उसमें से जो भी एक्सपेंस का यानी कि खर्चा जितना भी है उसको पे करने के बाद जो पैसा बचता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो भैया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या अंतर है, लग तो अभी तक सेम ही रहा है, उसमें भी तो यही हमने पढ़ा कि, लेकिन एक वर्ड यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ओवर टाइम, ओवर टाइम मतलब कंपनी का अब तक का जितना प्रॉफिट हुआ उसको हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में लिया। तो वेयर इज द कर्सर, तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में, है ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में कि इट इज द रनिंग टोटल ऑफ, इज द रनिंग टोटल ऑफ all net profit, all net profits of a company earned since it started, since it started, जब अब तक का जितना पैसा कंपनी के स्टार्ट होने से लेकर के अब तक का जितना पैसा कमाई है कंपनी, जितना नेट प्रॉफिट उसको अर्न हुआ है उसमें से जो टोटल उसको अमाउंट पेड किया है एज डिविडेंड के रूप में, एज डिविडेंड के रूप में ओवर टाइम, ये वर्ड हमेशा ध्यान में लेके चलना है, ओवर टाइम मैंने अब तक का जितना पैसा उसने डिविडेंड के रूप में पे कर दिया उसको लेस कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट मेजर्स ए सिंगल अकाउंटिंग पीरियड लाइक 1 ईयर, है ना, ये सिंगल अकाउंटिंग पीरियड को काउंट करेगा और ये क्या करेगा, इट मेजर्स या इट कवर्स इंटायर लाइफ ऑफ द बिजनेस, ठीक है। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो अभी तक जो प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या डिफरेंस हो गया कि जो प्रॉफिट होता है वो नेट इनकम, जो बिजनेस का जो नेट इनकम होता है जो बिजनेस को अर्न होता है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड के लिए, लाइक 1 ईयर, 1 मंथ, 3 मंथ, ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड में कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि 1 ईयर, ठीक है। और उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको लेस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट समवॉट डिफरेंस,
क्या होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट? इज सम टोटल ऑफ ऑल द जो नेट प्रॉफिट है कंपनी जब से फॉर्मेशन हुई है तब से लेके अभी तक का पीरियड का जितना इंटायर लाइफ, उसमें से जितना अपन ने होल डिविडेंड अब तक का पे किया है, मान लेते हैं 10 साल का अगर कंपनी का ड्यूरेशन रहा है अब तक, तो 10 साल में जितना उसको नेट प्रॉफिट हुआ है उसमें से क्या लेस करेंगे कि 10 साल में जितना उसने डिविडेंड पे किया है सभी को लेस कर देंगे, तो वो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब सीधा सीधी है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट एक्यूमुलेट किया जाता है, कंपनी में इसको रखा जाता है, ठीक है। और उसको यूज में कब लिया जाता है? जब कंपनी अगर कभी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में है, बहुत ज्यादा कंपनी के पास लोन आ गया है, कंपनी अब लिक्विडेट होने के पोजीशन में है, तब इन सब सिचुएशंस में उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, या कंपनी जो है शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड पे करने में सक्षम नहीं हो पा रही है, तो इन सब चीजों को क्या किया जाता है, तब जाकर के इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जैसे फंड्स का इस्तेमाल कंपनी लेती है, ठीक है। प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा ये क्या करती है, रखती है, एक्यूमुलेट किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। तो अभी तक हमने इंटरनल लाइबिलिटी को सीख लिया, अब आते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी में। एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी देखिए क्या होता है, सिंपल समझेंगे, ठीक है। इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंटरप्राइज टुवर्ड्स आउटसाइडर। हम लोग क्या देखे थे इंटरनल लाइबिलिटी में कि जो वहां फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन किस पे है, टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर। यहाँ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन किस पे होगा, देखिए यहाँ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन किस पे था, टुवर्ड्स द ओनर, ओनर पे था। और यहाँ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन किस पे होगा, टुवर्ड्स द आउटसाइडर। अब इसी बात को समझना है कि आउटसाइडर क्या होते हैं। इनसाइडर तो ठीक है, आउटसाइडर क्या, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन किस पे आ गया, आउटसाइडर पे। मीन्स, इसको जनरल टर्म में हम मीन्स की अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द आउटसाइडर। मतलब फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्या होगा कि बिजनेस एंटिटी को पे करना है, किसको पे करना है, आउटसाइडर को। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या लोगे, क्रेडिटर, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को वो ऐसे करके लिखते हैं, या फिर आप आउटस्टैंडिंग ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप, सॉरी, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, दैट शॉर्ट फॉर्म में आउटस्टैंडिंग भी इस तरह से भी लिखा जाता है, कोई उससे दिक्कत नहीं है। अब आइए इन वर्ड्स को थोड़ा सा समझते हैं। क्रेडिटर क्या होता है, आउटसाइडर से तो थोड़ा सा लगेगा कि भैया ठीक है, इनसाइडर में तो कंपनी का चलो मान के चला, समझ में आ गया। क्रेडिट, अब आउटसाइडर में क्या क्या है, तो क्रेडिटर सबसे पहले, क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है, तो क्रेडिटर या तो इंडिविजुअल हो सकता है या फिर एंटिटी हो सकता है, कंपनी, प्रोप्राइटर, ठीक है, ये सब। टू whom a company owes money for goods या सर्विसेज रिसीव्ड। मतलब पैसा आपको पे करना है, आपने सामान ले लिया है, ठीक है, अभी पैसा आपने पे नहीं किया। लाइक एग्जांपल के तौर पे कि पेमेंट ड्यू टू सप्लायर, पेमेंट ड्यू टू सप्लायर फॉर गुड्स और सर्विसेज। इसी चीज को हम लोग सबसे पहले जब स्टार्ट किए थे तो इसमें पढ़े थे क्रेडिटर और डेटर में, है ना। तो उस चीज को हमने समझा था कि अगर ओड टू हुम है दैट इज क्रेडिटर, ओड बाय हुम है दैट इज क्रेडिटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये ओड टू हुम है, ठीक है, ये ओड टू हुम है। इस चीज को समझते चलना चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। बार बार मैं ऊपर नीचे इसीलिए कर रहा हूँ ताकि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डेटर और क्रेडिटर में टू और बाई में फर्क करना आ जाना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो उसमें ये वर्ड डायरेक्ट रहेगा, टू हूम, बाय हूम, ओड टू हूम, ओड बाय हूम, तो वहां पे आपको ये समझने में परेशानी ना हो, इसलिए इसको बार बार रिपीट करते चल रहे हैं। सबसे पहला क्रेडिटर हमने समझ लिया। दूसरा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है, देखिए बिल्स पेबल जो है ये इट इज ए शॉर्ट टर्म, इट इज ए शॉर्ट टर्म रिटेन प्रॉमिस होता है, रिटेन प्रॉमिस होता है जो मेड बाय, मेड बाय ए बिजनेस टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट। मतलब ये कोई बिल्स पेबल क्या, कोई पैसा नहीं होता है बिल्स पेबल, ये कर्जा होता है, ठीक है। और ये रिटेन में आपको एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए
रिटन में एक प्रॉमिस होता है कि आपको एक शॉर्ट टर्म टाइम में इसको पे किया जाएगा और एनी स्पेसिफिक अमाउंट, कोई भी अमाउंट हो सकता है, ठीक है, दैट इज द बिल्स पेबल। इसके बाद क्या समझेंगे, इसके बाद आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब इसके बाद आपको आउटस्टैंडिंग इस तरह से लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ओ डैश एस से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये क्या होते हैं? दीज आर द कॉस्ट्स, दीज आर द कॉस्ट दैट ए बिजनेस हैज incurred for goods or services received during an accounting period but has not yet paid by the end of that period। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो खर्चा होता है बिजनेस का जो उसको रिसीव करना है, मतलब उसने खर्चा कर दिया है, गुड्स और सर्विस पे खर्चा कर दिया गया है, लेकिन उसके बदले में उसको पैसा रिसीव अभी नहीं हुआ है, तो वो उसके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ये भी क्या है? लाइबिलिटी ही होता है, ठीक है। इसके बाद कौन सा टर्म है? बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट को ओडी करके लिख सकते हैं, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट को ओडी करके भी लिखा जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? तो इट इज द फैसिलिटी, ये वो फैसिलिटी है वेयर, जहां बैंक क्या करती है? अलाउ करती है टू विड्रॉ मनी मोर देन द एक्चुअल बैलेंस अवेलेबल इन योर अकाउंट, ठीक है। जो आपका खाता है, उस खाते में जितना पैसा एक्चुअल में अवेलेबल है उससे ज्यादा आप निकाल सकते हैं, तो वो फैसिलिटी जो आपको अवेलेबल होता है उस फैसिलिटी को क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। मीन्स इवन इफ योर अकाउंट बैलेंस becomes zero, you can still withdraw, you can still withdraw मनी। समझ में आ गया? मतलब कि जैसे अगर 2,000 रुपया आपके खाते में है और बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी आपके पास है, तो आप 2,000 तो निकाल ही सकते हैं। उसके बाद अगर जीरो बैलेंस भी हो जाता है, फिर मान लेते हैं आपको 5,000 निकालने का मन है, तो आप उसको निकाल सकते हैं। बाद में जब आपके अकाउंट में पैसा आता है, ठीक है, तो बैंक क्या करती है? विद इंटरेस्ट वो पैसा आपसे वसूल करती है। तो ये एक फैसिलिटी होता है बैंक ओवरड्राफ्ट का। तो ये भी आपके ऊपर क्या होता है? एक लाइबिलिटी होता है जो आपको बाद में पे करना होता है। तो आज के वीडियो में अभी अब तक हमने क्या क्या कवर किया? अभी तक हमने कवर किया आपका, आइए इसको थोड़ा सा जल्दी से एक बार क्विक देख लेते हैं। आज हमने कवर किया सबसे पहले लाइबिलिटी को। लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी वो फाइनेंशियल डेट और ऑब्लिगेशन है जो एक पर्सन या बिजनेस क्या करती है? आउटसाइड पार्टी को देती है, ओड टू देम, ठीक है। इसमें ओड बाय हुम और ओड टू हुम का डिफरेंस बहुत ही अच्छे से हमने समझ लिया कि ओड बाय हुम आपका एसेट के रूप में है। जैसे कोई पर्सन क्या करता है? गुड्स को क्रेडिट पे बेच रहा है, तो बेच रहा है तो वो क्या हो गया? उसको बाद में पैसा मिलेगा, तो मिलेगा तो वो उसके लिए एसेट है। लेकिन अगर पैसा गुड्स को खरीद रहा है क्रेडिट पे, तो वो क्या है? बाद में उसको वो पैसा चुकाना है, तो वो उसके लिए क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी सेटल कैसे होता है? तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स से, माने गुड्स से, मनी से या सर्विसेज से, ये तीनों चीज की मदद से आप लाइबिलिटी को सेटल कर सकते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। यहाँ से लाइबिलिटी को अपन निकाला एसेट माइनस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन एक फंडामेंटल इक्वेशन होता है जो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन पे आपको ये सेटिस्फाई करना है, होता है दैट की एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इसको हम लोग फर्दर चैप्टर में आगे इसको अच्छे से समझेंगे। इट मीन्स कि जो लाइबिलिटी होता है एक फाइनेंशियल ड्यूटी है कि आपको उसको फ्यूचर में पेमेंट करना है, चाहे वो लोन का पैसा हो, बिल का पैसा हो, या और कोई भी लाइबिलिटी आपके ऊपर है तो। फिर लाइबिलिटी का क्लासिफिकेशन हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, जिसमें सबसे पहला इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है जो टुवर्ड्स द ओनर होता है, ओनर के रिस्पेक्ट में होता है। मीन्स कि अमाउंट जो बिजनेस एंटिटी क्या कर रही है, वो पैसा जो बिजनेस एंटिटी पे करेगी किसको? प्रोप्राइटर को, यानी कि ओनर को। जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कैपिटल, ठीक है। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है? तो ये रिटेन्ड अर्निंग होता है, या इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम भी कहते हैं। मतलब कि टोटल इनकम जो कंपनी को अर्न हुआ है ओवर टाइम। ओवर टाइम मतलब कंपनी जब से फॉर्म हुई है तब से लेकर अब तक के पीरियड में जितना कंपनी को टोटल प्रॉफिट, टोटल नेट इनकम
अर्न हुआ है, उसमें से कंपनी ने जितना शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में बाँट दिया या जितना उसने रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, उन सबको लेस करने पे आपका एक्युमुलेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसी चीज़ से हम लोग 2 डिफरेंस को समझने का प्रयास करेंगे कि प्रॉफिट और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। प्रॉफिट वो होता है जो नेट इनकम होता है बिज़नेस का, जो अर्न हुआ है ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड, जैसे 1 ईयर का हो गया, 1 मंथ का हो गया, 3 मंथ का हो गया, दैट इज़ द प्रॉफिट। लेकिन ऑल द नेट प्रॉफिट्स जो कंपनी का अर्न हुआ है कब से? स्टार्टिंग से, जब से स्टार्ट हुआ है कंपनी तब से लेकर के अब तक का, और उसमें से अपन डिविडेंड को लेस करेंगे तो वो आपका निकल के आएगा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका अकाउंटिंग पीरियड जैसे 1 साल, 1 महीना, इस तरह से आपका कोई ज़रूरी नहीं कि 1 साल, है ना? तो इस तरह से आपको इस पीरियड को कवर करता है, लेकिन जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट होता है वो एंटायर लाइफ को कवर करता है। तो इस डिफरेंस को बड़ी अच्छे से समझ के चलना है, ठीक है? फिर इसके बाद एक्सटर्नल लायबिलिटी में हमने देखा, एक्सटर्नल लायबिलिटी वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है एंटरप्राइज़ का, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है एंटरप्राइज़ का, किसके रिस्पेक्ट में? आउटसाइडर के रिस्पेक्ट में। इंटरनल लायबिलिटी क्या था कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज़ टुवर्ड्स द ओनर, प्रोप्राइटर, लेकिन यहाँ कौन है? आउटसाइडर, ठीक है? मतलब आपको पैसा जो है बिज़नेस एंटिटी किसको पैसा पे करेगी? आउटसाइडर को। जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है? एक-एक करके समझते हैं। क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर इंडिविजुअल होता है या एंटिटी होता है, जिसको पैसा अपन को पे करना है, क्योंकि अपन ने उधार पे क्या किया है? अपन ने उससे क्रेडिट पे यानी उधार पे गुड्स या सर्विस रिसीव किया है, तो उसके एवज में अपने को पैसा उसको पे करना है। बिल्स पेबल क्या होता है? एक शॉर्ट टर्म रिटेन प्रॉमिस होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है? लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, थोड़े-मोड़े पीरियड के लिए होते हैं, मतलब मोटा-मोटी आपके 12 मंथ मैक्सिमम पीरियड के लिए होंगे, जिसमें क्या होता है बिज़नेस को एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करना होता है, ठीक है? और उस तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, ये वो कॉस्ट होता है जो बिज़नेस क्या करते हैं, गुड्स और सर्विस को रिसीव करती है, लेकिन जब पीरियड खत्म हो गया, माने अकाउंटिंग पीरियड उसका एंड हो गया है, तब तक भी वो उस पैसे को पे नहीं करी है, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो गया? ये एक ऐसा फैसिलिटी होता है जो बैंक क्या करती है, अलाउ करती है कि जो एक्चुअल पैसा आपके अकाउंट में है, आप उससे ज़्यादा का फैसिलिटी आपके पास है कि आप निकाल सकते हैं। बाद में बैंक आपसे क्या करेगी, जो पैसा आपने विथड्रॉ किया प्लस उसका जो इंटरेस्ट है वो उसको बैंक आपसे वसूलेगी, आपको बैंक को पे करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द वन ऑफ द फैसिलिटी, यानी कि ये भी आपके ऊपर एक लायबिलिटी है जो आपको बाद में पे करके चलना है, ठीक है? यही चीज़ को अपन आपका लिखा हुआ यहाँ पे है सारी चीज़ें, ठीक है? कि लायबिलिटी क्या होता है, अमाउंट फ्रॉम ओज़ टू आउटसाइडर, ठीक है? फिर इसके बाद ला क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी, फिर ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। जब मैं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको फिर से एक बार इसको रिवाइज़ कर दूँगा इससे, और बहुत ही जल्द हमारा एक टेलीग्राम का चैनल आने वाला है जिसमें आपको प्रॉपर जो भी क्लासेज़ में पढ़ाए जाते हैं उन सभी के नोट्स आपको अवेलेबल किए जाएँगे, ठीक है? आपको वो भी प्रोवाइड साथ-साथ किया जाएगा, ठीक है? मेबी इस लेक्चर या इसके बाद वाले लेक्चर में आपको वो नोट्स इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी रेस्ट जो टॉपिक्स है क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी में अभी तक ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हमने देखा, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड अभी देखना बाकी है, फिर हमें लायबिलिटीज़ को बैलेंस शीट के थ्रू समझना भी पड़ेगा कि किस लायबिलिटी को किस तरह से बैलेंस शीट में उसको हम लोग लेकर के चलते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।